बात करते हैं कुछ पाकिस्तान स्टील मिल्स की। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के 4,544 मुलाजमीन को फारिग कर दिया है, जिस पर सिंध हुकूमत और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनकी जानिब से बड़ा सख्त रद्द अमल सामने आया है। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वफाकी हुकूमत की नज़र स्टील मिल्स की उस ज़मीन पर है जो कि सिंध हुकूमत की मिल्कियत है, और उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत स्टील मिल्स को चला भी सकती है और उसको फ़ायदेमंद भी बना सकती है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने जब पाकिस्तान स्टील मिल्स के 95% मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला किया था तो वफाकी वजीर बराए सनत और पैदावार हमाद अजहर ने सिंध हुकूमत को दावत दी थी कि वो ओपन बोली में आकर हिस्सा लें। क्या सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स खरीद लेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में पाकिस्तान स्टील मिल्स को चलाने के लिए क्या किया था? क्या सिंध हुकूमत इस मामले पर सियासत कर रही है? इस हवाले से हम बात करेंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। जी वालेकुम सलाम। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब ये स्टील मिल का जो मसला है ये कोई नया मसला नहीं है, बहुत पुराना मसला है और कई सालों से ये मामलात हमारे सामने आ रहे हैं कि स्टील मिल जो है वो सही तरीके से चल नहीं रही है, उसके जो मुलाजमीन है वो बहुत ज़्यादा है और जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये सारे मसाइल हम सब के सामने। अब इस हुकूमत ने आकर उन मसाइल को किस तरह बढ़ाया या क्या गलत किया उन्होंने? देखें, एक तो मैं आपके सवाल से हट के थोड़ा सा एक आध मिनट आपको सिर्फ इस बात पे ले लूँ कि अक्सर ये पीटीआई के लोग भी कहते रहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने से पहले स्टील मिल जो है वो मुनाफे में थी और बाद में खसारे में चली गई। सही। इन पता नहीं अब मैं इनको क्या कहूँ, अखबारों में भी रिपोर्ट हुआ है, हर जगह अखबारों में यही आता है। बिल्कुल नहीं, ये फैक्ट भी है, लेकिन उसके रीजंस क्या है? देखें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में आई तो एक ग्लोबल रिसेशन था, इससे कोई इनकार नहीं करता, और दुनिया भर की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो थी वो सारी बैठ रही थी। और अगर उस वक्त आप जाके गौर करें तो जो स्टील सेक्टर है पूरी दुनिया में वो बहुत उसका डिक्लाइन हुआ और दुनिया भर में बड़ी बड़ी स्टील मिल जो है वो बड़े खसारे हुए। तो पाकिस्तान की जो स्टील मिल है उससे अलग से तो नहीं रह सकती ना, कि दुनिया पूरी खसारे में जा रही हो, भारत में, चाइना में, अमेरिका में सारा नुकसान हो रहा हो, स्टील मिल नीचे जा रही हो, तो पाकिस्तान की स्टील मिल भी बिल्कुल उसमें नीचे गई। लेकिन उसमें कसूर पीपल्स पार्टी की हुकूमत से ज्यादा उस ग्लोबल रिसेशन का था। सही है। उसके बावजूद भी अगर खसारे में भी थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में स्टील मिल चलती भी रही और प्रोडक्शन उसकी जारी रही। बाद में जैसे जैसे हालात ठीक हुए, चीजें बेहतर हुई, नून लीग के दौर में आके ये मजीद बेहतर हुई और ये ब्रेक इवन पे आ गई। और उस वक्त अचानक से नून लीग का एक गलत फैसला, हमने उस वक्त इसको क्रिटिसाइज किया कि 17 अरब रुपए जो सुई सदर्न गैस कंपनी के इनके ऊपर क्लेम्स थे कि जी आपका बिल है, उसकी वजह से उसकी गैस का कनेक्शन उन्होंने बंद कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। अब एक ऐसी इंडस्ट्री जो चलती गैस पर है, अगर उसकी आप गैस बंद कर देंगे तो उसको तो चलना नहीं है। चले, ये नून लीग ने किया। पीटीआई की हुकूमत आने से पहले तो भी इमरान खान बड़ा नुकसान हुआ और वो बंद हो गई ना, बिल्कुल जब ये 2015 में तो बंद ही हो गई। देखें, अब मैं यही तो आपसे कर रहा हूँ ना कि ये पता नहीं कौन से दानिश्वर हैं, 17 अरब रुपए के लिए इन्होंने अरबों रुपए की एक जो आपकी मिल थी जो चल रही थी, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जिसमें प्रोडक्शन आपकी बढ़ सकती है, जो प्रॉफिटेबल हो सकती थी, उसको उन्होंने बंद कर दिया। अब आ जाइए पीटीआई के ऊपर। सही बात है वो, बिल्कुल। पीटीआई ने हुकूमत में आने से पहले इमरान खान साहब की तकारीर है, मौजूदा रिकॉर्ड पर आप भी चला लीजिएगा। असद उमर साहब ये फरमा रहे ने कहा है कि ये रिकॉर्ड कर लें, ये रिकॉर्ड कर लें ताकि मुझे शर्मिंदा करना हो अगर मैं भूल जाऊं तो। असद उमर साहब तो चले, एक वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है ना, जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, जो सिलेक्टेड इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि ये जो बड़े बड़े इदारे हैं इनको प्राइवेटाइज करके नहीं चलाएंगे हम इनके अंदर बड़ी एफिशिएंट किस्म की मैनेजमेंट लेकर आएंगे और हम उनके हवाले करेंगे, हम इसको चलाएंगे। फिर कोई कंपनी बनी कि जी 500 अरब रुपए इस कंपनी में डालेंगे और ये जो बड़े बड़े स्टेट इंटरप्राइजेज हैं ये इस कंपनी के जरिए चलेंगी, इसका खसारा खत्म होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए, इस ढाई साल में इस पीटीआई की हुकूमत ने कौन सा एक काम ऐसा किया है जिससे ये कह सके कि हमने स्टील मिल को चलाने की कोशिश की? कोई एक काम बता। जिस तरह आप कह रहे हैं कि पहले ग्लोबल रिसेशन था, वो सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस जो था, आजकल ग्लोबल कोविड है। कोविड तो अभी आया ना भाई, 8 महीने हो गए इनकी हुकूमत को। ये जो साल हो गया ना, ये 2.5 साल से मुसल्लत है ना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आर्गुमेंट तो सेम ही हो गया ना, वो भी यही कहेंगे कि भाई कोविड आ गया, अब सिचुएशन ऐसी है। मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि आपका कोविड की तारीख और आपकी आने की तारीख, ये सारी तो ऑब्वियसली नहीं होती चीजें, लेकिन ये कि वो भी यही आर्गुमेंट देंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोविड-19 जो है वो जुलाई 2018 में आया, जिसकी वजह से इस मुल्क की मईशत की बर्बादी हो गई है और स्टील मिल उसका शिकार है, तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ।
लेकिन जो हम तो नहीं कह सकते, वो हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं। हम तो वो इंतखाबात थे जो स्टीफन सैकर ने भी कोट किया कि फाफिन और सारी रिपोर्टों के मुताबिक उतने ही फ्री एंड फेयर थे। अगर तो इन्होंने धांधली की थी तो बाकी पार्टियों ने भी उतनी ही धांधली की थी। ये उनका मौका है। मेरी सुने, फाफिन ठीक है, इदारा है, लेकिन वो जितना कवर करते हैं मुझे पता है, यूरोपियन यूनियन वाली ने रिपोर्ट का तस्करा किया उन्होंने। लेकिन मैं और आप और इस मुल्क में जो लोग रहते हैं ना, उन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी आंखों से देखी हैं और ये हर इंतखाबात में देखी हैं। ऐसा नहीं है कि इस मर्तबा पहली मर्तबा देखी हूं। नहीं, सही कह रहे हैं, पहली मर्तबा नहीं देखी, पहली मर्तबा नहीं देखी, हर बार देखी। जब आप जीते हैं, जब नवाज शरीफ साहब जीते हैं, जब एमकेएम जीती है, हर दफा देखी है और ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं कि ओवैस के तो वोट भी लग जाते थे, ओवैस के तो टप्पे भी लगे हुए होते थे। मैं क्या करूं, पीपल्स पार्टी को इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन दें, मैं अलग रखें। अच्छा, हमें हरवाने के लिए सारी चीजें होती रही। नहीं, जब जीती थी तब भी जितवाने के लिए कुछ नहीं हुआ। चले ठीक है, हमेशा इंतखाबात में नहीं जाते, इंतखाबात में नहीं जाते, वो एक अलग टॉपिक है, उसके लिए तो अलग एक आपसे डिटेल नशिस्त लगेगी। लेकिन अब जो स्टील मिल है, ये भी तो ये नहीं कहते कि हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं कंप्लीटली। पीटीआई तो ये कहती है हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मुलाजमीन निकाले हैं, आप लोगों ने उस पर बड़ा एतराज किया, तो वो मुलाजमीन तो निकालने ही थे, क्योंकि ये जो मुलाजमीन है बेसिकली, ये तो अगर 2015 से एक चीज बंद पड़ी है तो काम तो ये यहाँ पर नहीं कर रहे, घर चलाने। अच्छा, इनको पेंशन्स भी नहीं मिल रही, इनकी जो ड्यूज थी वो भी इन तक नहीं पहुंची 2013 से, वो भी इस हुकूमत ने दी। तो फिर तो टेक्निकली ये घर चलाने के लिए कहीं और काम कर रहे थे, नौकरियां तो ये इधर उधर कर रहे हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए, अगर स्टील मिल नहीं चल रही तो इसमें इन 10,000 मुलाजिम का कसूर है? नहीं, कसूर तो हमारा है, पाकिस्तानी अवाम का है कि हम अपने टैक्स के पैसे से वो मुलाजिमीन पालते रहे सारी जिंदगी क़यामत तक। मेरे भाई, हम ये कह रहे हैं कि स्टील मिल चल सकती है, स्टील मिल को चलाने के लिए कह रहे हैं ना कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे। तो आप भी यही कह रहे हैं, हुकूमत भी यही कह रही है, दोनों यही कह रहे हैं। फिर तो भाई हमें अभी स्टील मिल की अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देना चाहते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें एतराज नहीं है। अच्छा, एतराज तो हमारा इस बात पे है कि आप 10,000 लोगों को निकालेंगे। और ये भी बता दूं कि ये तमाम के तमाम स्टील मिल के मुलाजमीन सिर्फ नौकरियों से नहीं जाएंगे, ये अपने घरों से भी जाएंगे। नहीं तो काम तो से कर ही रहे होंगे ना, जब 4 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है। हाँ, कहीं और ये जॉब्स कर रहे थे सर, इनके पास जॉब्स थी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये 4 साल से ऐसे ही बैठे हुए, मतलब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो इनको सपोर्ट नहीं कर रहा ना 4 साल से। ये आपको पता नहीं किसने बता दिया कि ये लोग बेचारे नौकरियां कर रहे थे, ये तो उम्मीद पे थे, इनको तनख्वाहें मिलती थी, डिले होके मिलती थी, 2-2, 3-3 महीने बाद मिलती थी, मुश्किलात का शिकार थे, कई लोग बेचारे मर गए बीमारियों की वजह से, लोगों को हेल्थ की। अच्छा, 2013 से तो नहीं मिली, 2013 से तो नहीं मिली, 24 अरब रुपए तो इस हुकूमत ने दिए हैं ड्यूज। ऐसा है नहीं। तो जो इस हुकूमत ने ड्यूज दिए वो अच्छा काम किया। कौन से ड्यूज दिए उन्होंने? पता नहीं, 2013 से, ये भी हमारा अजहर साहब की ट्वीट है, 2013 से उन्होंने कहा है कि जो ड्यूज नहीं मिले थे 24 अरब रुपए इस हुकूमत ने उनको पे किए हैं। देखिए, जब आप वो उनको नौकरियों से निकालने की बात करेंगे तो ये तो कह रहे हैं ना कि हम अरबों रुपए इनको देंगे, पता नहीं, कोई कह रहा है 30 लाख देंगे, कोई कह रहा है कि 5 लाख देंगे, कोई 50 लाख देंगे। वो इशू इस वक्त नहीं है। इस वक्त इशू ये है कि अगर आप स्टील मिल को रिवाइव करना चाहते हैं तो जो मैं कह रहा हूँ उस पर मत करो, जो आपने खुद कहा है उस पर तो चलो ना। लेकिन इससे पहले क्या पाकिस्तान का कोई इदारा प्राइवेटाइज नहीं हुआ और इससे पहले कभी किसी को गोल्डन शेक हैंड नहीं दिया गया? हमने हमेशा मुखालफत की है गोल्डन हैंडशेक की। और ये देखिए, एक मैं आपको बताऊं, गोल्डन हैंडशेक और एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जो है ना, वो डिफरेंट चीज होती है। रिट्रेंचमेंट, फोर्सिबल रिट्रेंचमेंट, मैंडेटरी रिट्रेंचमेंट जो है वो अलग चीज होती है। हम ये कहते हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि जी लोगों को निकालना है ना, ऑफर करें लोगों, आप इतनी अच्छी ऑफर करेंगे लोगों को कि वो समझेंगे कि हाँ जी मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप उनको जबरी तौर पर निकाल कर उनको कहते हैं कि ये 2 लाख रुपए, ये 5 लाख रुपए, ये 30 लाख रुपए दे रहे हैं, तो ये कोई गोल्डन हैंडशेक इसको थोड़ी कहते हैं। लेकिन सही साहब, ये तो प्राइवेट कंपनियां जो है, मिसाल के तौर पे मीडिया हाउसेस की बात कर लेते हैं। मीडिया हाउसेस का बड़ा शोर वावेला होता है कि भाई डाउन साइजिंग कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं। लोगों को इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अपने लॉसेस को मैनेज करना है ना इन्होंने। तो अगर तो 10,000 लोग एक मीडिया हाउस रख लेगा और फिर चलाना नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं आ रहा होगा, तो उनको भी नहीं दे सकेंगे तनख्वाहें। जिस तरह से बहुत सारे चैनल में होता है कि लोगों को तनख्वाहें भी नहीं मिलती टाइम पे, 3-3, 7-7 महीने डिले होता है। तो फिर तो एक स्मार्ट वे यही है कि लोगों को फारिग करो और कम से कम उनको तनख्वाहें दो जिनको रिटेन कर रहे हो। यही प्राइवेट कंपनियों में होता है, तो सरकारी इदारों में ऐसा ही होता है। ये कोई मतलब ऐसी कोई इसमें गलत चीज भी नहीं है, सारी दुनिया में होती है ये चीज। मैं आपसे गुजारिश करूं, सारी दुनिया में, मुझे पता नहीं कोई हमारे जैसे कोई मुल्क हो जहां पे हालत होती है, सारी दुनिया की मिसाल अभी दे सकते कि 10 लोग उठा के फेंक दे।
और नहीं सर, डिज्नी ने अभी निकाला है। अब वो कोविड की बुनियाद पे डिज्नी ने 30,000 लोगों को फारिग किया है। डिज्नी एयरलाइन इंडस्ट्री आप देख लें, बहुत सारे लोगों को फारिग किया उन्होंने। आप चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। कोविड एक अलग इशू है। कोविड के साथ अगर आपने जोड़ना है तो स्टील मिल के 5,000 मुलाजिम कोविड की वजह से नहीं निकले, सिचुएशन की वजह से ना, सिचुएशन की वजह से कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है। ये डिफरेंट केस है। अच्छा, अगर तो देखिए, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, अगर तो स्टील मिल को चलाने की नीयत है तो इन लोगों को रखकर चलाया जा सकता है। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, इस हुकूमत को 2.5 साल हो गए। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये बैनुल अक़वामी जुगादरियों की हुकूमत है। इसके पीछे भी इनके कोई ना कोई जुगादरी होंगे। उनकी नजर जमीन के ऊपर है। आप ये देख लीजिएगा, अल्लाह करेगा ये हो नहीं पाएगा। हाफिज शेख साहब जो पहले आपके साथ थे अब इनके साथ है, वही लोग हैं। हाफिज शेख तो एक और चीज है, कैबिनेट की मैं बात नहीं करता हूँ। इनके जो ATMs है ना, जो इनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जो चीनी की चोरी में, चीनी के स्कैंडल में मुलविस है, जो 400 अरब रुपए पाकिस्तानियों की जेबों से गंदम और चीनी की मद में निकाल के ले गए, जो 25 रुपए फी लीटर पेट्रोल पर कीमतें बढ़वा कर अरबों रुपए पाकिस्तानियों की जेबों से निकाल कर लेकर चले गए, जो फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करवा के और ये LNG को डिले करवा के 122 अरब रुपए पाकिस्तान की कौम से निकाल कर लेकर चले। सही, ठीक है। तो अब प्लान आपके पास क्या है, ये बताएं कि सिंध हुकूमत को रिकवरियां कर रहे हैं। सिंध हुकूमत को जो ऑफर की गई है हमारे साहब ने कि भाई आप लेना चाहते हैं तो ओपन बोली में लगा के ले लें, आपकी भी जो है वो खैर खाई और सीरियसनेस नजर आ जाएगी, या अपना प्लान आप शेयर कर दें हुकूमत के साथ कि भाई हम इस तरीके से करेंगे, हमें दो। वो क्या चीज है, वो प्लान कहाँ है और आप बोली क्यों नहीं लगाते फिर? मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि किसी हुकूमत को आप कंपेयर नहीं करें इनके जो भी इन्होंने अपने को जो मैं जुगादरी कह रहा हूं उनके साथ मिला के, कि हम उनके साथ हम कंपीट न करें। हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। हम गवर्नमेंट है, ठीक है जी, ठीक है। हम ये कह रहे हैं, और ये हमने नून लीग की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त भी कहा, हमने खुद इनको लिखा था कि आप स्टील मिल हमें दे दें, हम इसको चलाने को तैयार हैं। जब वो प्राइवेटाइज करने लगे तो जुबैर साहब प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने सिंध हुकूमत को एक खत लिखा कि हम आपको ये ऑफर करते हैं कि आप स्टील मिल चलाइए, और हम उनके साथ राब्ते में रहे। मैं चूंकि खुद उसमें शामिल था, हमारे सलीम मांडवियाला साहब जो हैं वो उसके अंदर शामिल थे, एक दो हमारे और लोग भी शामिल थे। हम उनसे बात कर रहे थे। हमारा सिर्फ ये कहना था कि भाई जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पर आप उसको प्राइवेटाइज करना चाहते हो, जाहिर है कि अगर आज आप कहते हैं कि 200 अरब रुपए से जायद का खसारा इसके ऊपर है या डिफरेंट लाइबिलिटीज हैं, तो जो प्राइवेट पार्टी आएगी वो लाइबिलिटीज तो आपसे नहीं लेगी ना। आप उसको क्लीन करोगे, पहले वो क्लियर करोगे सारी चीजें, उसके बाद उसके हवाले करोगे। तो आप ये बताएं कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर आप उसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। हमें सारी वो चीजें तो आप देना, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे हाँ जी हम किस कंडीशन में आपसे लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हैं। हमारी सिचुएशन इसलिए मुख्तलिफ है कि जो जमीन है पाकिस्तान स्टील मिल की, जो पाकिस्तान स्टील हुकूमत ने दी थी, स्टील मिल लगाने के लिए दी थी। अच्छा क्विकली एक सवाल, क्या गवर्नमेंट्स को बिजनेसेस और ये कारोबार में एंटर होना चाहिए या ये प्राइवेट पार्टीज के पास इख्तियार होने चाहिए कि वो कारोबार करें? या पब्लिक प्राइवेट होना चाहिए, ये भी कह लें। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये जो निजकारी हुई है ना पाकिस्तान में, कभी कोई अब टाइम हो मुझसे प्रोग्राम में तो शायद आप 1-2 घंटे नहीं कर सकेंगे, तो वैसे बैठ से बात करें, मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बड़ी डकैती पाकिस्तान में हुई है प्राइवेटाइजेशन के नाम पे। प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं ट्रेड यूनियन ये सारी डकैती जो है वो नवाज शरीफ साहब के दौर में बहुत हुई है ना? जी बिल्कुल हुई है, उनके दौर में ज्यादा हुई है। जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिए, निजकारी के खिलाफ नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को आपको सपोर्ट करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को आपको इंकरेज करना चाहिए। अभी आपके मुल्क में एयर ब्लू भी चल रही है, आपके मुल्क में सरीन एयर भी चल रही है, PIA नहीं चल रही, बस PIA नहीं चल रही, एयर ब्लू चल रही है। तो सुने मेरी बात सुने ना, आप 100 एयरलाइंस लेकर आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास बैंक सरकारी भी हैं, आपके पास बैंक प्राइवेट भी हैं, आप 200 बैंकों को लाइसेंस दे चलाइए, अच्छा इंकरेज कीजिए उनको, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन जब सरकारी भर्तियां होती रहेंगी तो कैसे वो वायबल बिजनेस मॉडल बनेगा? प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ है कि जो इस किस्म की बड़ी ह्यूज आपकी एसेट्स हैं, इदारे हैं, वो असासा हैं रियासत के, स्टेट के, मैं हुकूमत के भी नहीं कहता हूँ, रियासत के असासे हैं। आप जरा सा वर्किंग कीजिए कि पिछले 30 सालों में कितने इदारे प्राइवेटाइज हुए हैं और उससे कितना पैसा हुकूमत को मिला है, और उस पैसे में से कितना पैसा ये कहकर जो प्राइवेटाइजेशन शुरू की गई थी कि मुल्क का कर्जा उतारा जाएगा, कितना कर्जा उतारा गया है। जो वजूहात थी, जो रीजन थे, जो बेसिक थी, जो ग्राउंड से प्राइवेटाइजेशन को शुरू करने के, उनमें से कितने ग्राउंड्स आपने अचीव कर लिए, जितना टारगेट पूरा किया है।
इस पे आप चले जाइए ना, आपको पता चलेगा। सिर्फ ये कह देना कि हुकूमत के सारे रियासती इदारे आप किसी और को दे दें और उसके बाद आप रेगुलेट भी उनको ना करें। आज तक जितने इदारे प्राइवेटाइज हो गए, हुकूमत के पास ये तक डेटा नहीं है कि कितने चल रहे हैं और कितने बंद हो गए, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, कितनों को निकाल दिया है, कितने की जमीन पर ये डेटा नहीं हुकूमत की। आप मतलब कोई अगर ऐसे नावारिसों की तरह इदारों हवाले करके और आंख बंद करके बैठ जाना चाहते हैं तो अलग बात है। सही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ है उससे सबक सीखें और पीटीआई वाले जो हैं वो सुधरें। सुधरेंगे नहीं, ये तो मतलब आपकी ख्वाहिश तो यही है ना। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टेकन सईद साहब, आ गया आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नाजरीन, बड़ी एक वो कहते हैं सेल हासिल किस्म की गुफ्तगू थी, हमारे लिए भी थी और सईद साहब से हमें भी सीखने का मौका मिलता है। लेकिन बात वही है कि प्राइवेटाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो सईद साहब का मेन पॉइंट था वो ये था कि इन जो मुलाजमीन हैं इनको निकालना पीपल्स पार्टी को ठीक नहीं लगता, लेकिन कुछ लोगों को ठीक लगता है। आप देखते हैं कहाँ ये डिबेट जाती है और पाकिस्तान स्टील मिल्स का मुस्तकबिल क्या होता है।